बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो टॉपिक है उसकी थ्योरी का सेकंड पार्ट, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैंक से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब वो फर्स्ट थ्योरी है, वो मैंने आपको बताई थी, सिखाई थी। तो अब हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जरूरी क्यों है? इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि जो भी जिनको भी जरूरत है उन तक वो ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। ये क्यों बनाते, कौन बनाता है? ये जो स्टेटमेंट है वो बनाता है बिजनेसमैन। क्यों बनाता है ये स्टेटमेंट बिजनेसमैन? उसको क्या जरूरत होती है ये स्टेटमेंट बनाने की? ठीक है, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। A businessman, a businessman maintains cash book with the bank column in his ledger. आपने लास्ट टॉपिक में सीखा है कैश बुक। कैश बुक कैसे बनाते हैं, और कैश बुक में आप एक कॉलम रहता है आपका बैंक का। बैंक का मतलब जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज रहते थे वो सब उस बैंक कॉलम में जाते, ठीक है। वेयर इन he records all banking transaction. The bank column in his cash book represent bank करंट अकाउंट। बैंक करंट अकाउंट जो इंडिविजुअल्स का होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, जो बिजनेस का होता है वो बैंक का करंट अकाउंट होता है, ठीक है। वो करंट अकाउंट दिखाता है कैश बुक में, आप जो एंट्रीज करते हो बैंक की, वो दिखाता है कि आप क्या बिजनेसमैन का जो भी बैंक में अकाउंट है, जो भी खाता है, उसमें क्या हलचल हो रहा है, उसमें कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें कितना बैलेंस है, वो सब उस बैंक के लेजर में या बैंक के कॉलम में आपको दिखता है, समझ में आता है, ठीक है। बैंक बीइंग द पार्टी, अदर पार्टी records this transaction in their ledger known as पासबुक। हमें पासबुक मिलता है, ठीक है, या फिर वो जो बिजनेसमैन है उसको पासबुक मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है। बैंक उसके लिए एक अदर पार्टी है, ठीक है, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स अदर पार्टी है, वैसे बैंक भी एक अदर पार्टी है, ठीक है। वो बैंक भी कुछ रिकॉर्ड रखती होगी ना कि भाई इसने इसके खाते में कितना पैसा जमा किया, इसने हमारे पास इसके खाते में कितना पैसा निकाला है, ये सब रिकॉर्ड बैंक को भी रखना पड़ता है ना, बैंक भी वो रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे when businessmen deposit money or check into bank for collection, it is recorded in cash book on the debit और receipt side। जब भी बिजनेसमैन चेक या फिर पैसा कलेक्शन बैंक में कलेक्ट करता है, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तभी वो कैश बुक के डेबिट साइड में या फिर हम बोलते हैं रिसिप्ट साइड में उसकी एंट्री की जाती है, ठीक है, होती है। और इससे उल्टा क्या होता है, जब बैंक वही एंट्री करता है अपने खाते में, तो वो वही एंट्री उल्टी तरह से करता है, वो भी रिसिप्ट साइड में ही करता है, लेकिन वो उसकी एंट्री होती है क्रेडिट साइड में। बैंक में जो उस बिजनेसमैन का खाता है उसके क्रेडिट साइड में वो रिसिप्ट की एंट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट है when businessmen issue check for making payment, it is recorded on the credit और पेमेंट साइड। और जब बिजनेसमैन पेमेंट करता है, किसी पार्टी का पेमेंट देता है, किसी को पेमेंट करता है पेमेंट, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होती है? तो उसकी एंट्री होती है कैश बुक के क्रेडिट साइड में, ठीक है, उसकी एंट्री होती है कैश बुक के क्रेडिट साइड में। और बैंक में उसकी एंट्री कैसी होती है? वही ट्रांजैक्शन की बैंक में एंट्री होती है पेमेंट साइड में ही, लेकिन कहाँ पे? डेबिट साइड में, ठीक है। कहाँ पे होती है? डेबिट साइड में। देखो, बैंक रिकॉर्ड्स दिस ट्रांजैक्शन ऑन द डेबिट साइड और पेमेंट साइड ऑफ द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। क्लियर है ये सब? ठीक है। कैसे इफेक्ट उल्टा हो जाता है, एक बिजनेसमैन वो साइड एक एंट्री डेबिट में करता है और वही एंट्री बैंक क्रेडिट साइड में करती है, ठीक है।
ये एक चीज आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये एक पॉइंट के पॉइंट से ही आप पूरा वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है whatever is recorded whatever is recorded by businessmen in cash book is invariably recorded in the passbook and bank statement। जो भी एंट्रीज कैश बुक में होती है वो पासबुक में होना भी जरूरी है ना, बैंक में होना जरूरी है। कैश बुक मतलब कैश बुक के बैंक में, कैश बुक में बैंक में जो एंट्री होती है वही वो सारे एंट्री बैंक के खाते में, अपने बैंक के खाते में मतलब बैंक के पासबुक में होनी जरूरी है कि नहीं, ठीक है ना। अगर वो एंट्री नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है हमारे खाते में, तो वो पासबुक में होती है। सेम एंट्री होना जरूरी ही होता है। उसकी वजह से ये है, उसकी वजह से वो दोनों का जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। मतलब पासबुक इज इक्वल टू कैश बुक, ठीक है। मतलब कैश बुक मतलब कैश बुक में जो बैंक का लेजर है, जो बैंक है उसका हमें, बैंक का जो खाता लेजर है वो हमें मैच करना है। मतलब बिजनेसमैन ने जो बैंक मेंटेन किया है, ठीक है, और पासबुक में जो बैंक ने हमारा खाता मेंटेन किया है, इनका दोनों का बैलेंस सेम सेम होना चाहिए। उससे ही बोलते हैं रिकंसाइल करना। अगर ये नहीं हो रहा है, उनका दोनों का बैलेंस अगर सेम नहीं हो रहा है तो उसके रीजंस हमें ढूंढने पड़ेंगे। रीजंस क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके रीजंस ढूंढने पड़ेगा। और ये रीजंस ढूंढने को ही बोलते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, देखो। A statement which reconcile the bank balance as per cash book and the balance as per passbook showing all causes जो मैंने अभी causes of difference between two, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक में क्या बैलेंस, जो भी डिफरेंस दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, वो रीजंस दिखाता है, कारण दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इसका नीड क्या है, क्यों जरूरत है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम क्यों बनाएंगे भाई, ऐसे ही कुछ भी काम नहीं है इसलिए बना देते हैं, हाँ ऐसे नहीं है। उसका भी एक कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, उसकी वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। और हर कंपनी में जो भी बिजनेस है, हर बिजनेसमैन में ये बनाता है। मैं ये बोल सकती हूँ कि ये स्टेटमेंट ऐसे बनाया नहीं जाता एक्चुअली। अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसमें वो दिख जाता है कहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है अपने आप ही, पर वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो हमें दिखते हैं और उससे हमें फॉलोअप लेना पड़ता है, बैंक से के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और वो जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना पड़ता है। या फिर दूसरे अगर कोई एरर्स हो या फिर एंट्रीज के एरर हो, कुछ गलती से एंट्री हो गई तो वह हम हाथ से ही कर सकते हैं, तो वहां के वहां चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं एरर्स जिसके लिए हमें सामने वाले पार्टी से कम्युनिकेट करना पड़ता है। उसके बाद वो एरर्स, वो फॉल्ट हमारे ध्यान में आते हैं और हम वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जरूरी होता है। तो हम बुक में देखते हैं क्या लिखा है। इट एक्सप्लेन्स एंड क्लैरिफाइज द कॉजेस एंड डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। यहाँ पे सेम दिया है कि इट एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाइज बैंक के पासबुक में, बैंक के पासबुक में और कैश बुक में क्यों डिफरेंस बता रहा है, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों बता रहा है, इसका कारण हमें मिलता है उसकी वजह से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की वजह से। सेकेंड है इट हेल्प्स डिटेक्टिंग एरर्स एंड ओमिशन मेड इन पासबुक एंड कैश बुक। एरर्स, अगर कुछ एंट्री गलत हो गई है, फिर कुछ एंट्री ओमिशन मतलब वो एंट्री करना ही नहीं, उसको मतलब हाइड करना ही नहीं, गलती से हो सकती है, या फिर कुछ भी बाय मिस्टेक हो सकती है गलती, ऐसे अगर हो गई है गलती, कोई एंट्री रह गई तो उससे पता चलता है, ठीक है। ये होगा। थर्ड है इट रिड्यूस द चांस ऑफ फ्रॉड बाय स्टाफ डीलिंग इन कैश। देखो सबसे मतलब ये भी होता है कि जो भी स्टाफ, जो भी इंसान वो कैश कंपनी की, वो बिजनेस की कैश हैंडल कर रहा है, वो कुछ गलती कर दे,
ठीक है, गलती कर दे मतलब फ्रॉड कर दे, वो कुछ अपने 5,000 रुपीज समझो कैश अपने लिए यूज कर दे, वहां से निकाल दे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पता चलता है, जब हम मैच करते हैं तो पता चलता है कि भाई बिजनेस से अगर कुछ पैसा बाहर गया है कि इसका मिस यूज हुआ है, तो वो पता चलता है। इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जरूरी है। ठीक है, मतलब जब मैं एक कंपनी में जॉब करती थी वहां पे एक इंसान ऐसा था जो इस तरह से करा था। ठीक है, तो वो इंसान इस तरह से करता था। बैंक तो जब ऑडिट होता था या फिर ऐसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता था, उसका उस इंसान का पता चल गया। ये एक्चुअल में मैंने देखा है। ठीक है, कि किस तरह से लोग अगर अगर ये कैश का या फिर कोई भी हो, तो अगर आपकी मैनेजमेंट, बिजनेस की मैनेजमेंट सही नहीं है, तो इस प्रकार जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू चेक वेदर the bank makes proper entries for banking transaction. It helps check whether the bank makes proper entries for banking. अगर बैंक को ट्रांजेक्शन जो हुई है उसकी एंट्री बैंक ने बराबर की है नहीं, उसको भी पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्यादातर बैंक गलती नहीं करती है। 80% 95% फॉल्ट तो बिजनेस में ही होता है, वहां पे ही होता है, या फिर कुछ अदर रहता है। बैंक से ज्यादा गलती नहीं होती है। ठीक है, next, it helps to have moral check of the staff on the staff of business organization to keep cash book up to date। हाँ, इससे क्या होता है, कैश बुक जो है अप टू डेट भी रहता है कि भाई हाँ कैश का जो फ्लो है बराबर जा रहा है, मतलब कुछ मिसयूज नहीं हो रहा है कैश का, ऐसे भी वो एक अप टू डेट रहता है कैश बुक। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल चेक एंड गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। ये एक इम्पोर्टेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना एक इम्पोर्टेंट जॉब है, एक इम्पोर्टेंट वर्क है, जिससे क्या होता है, कैश का जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो बराबर जा रहा है कि नहीं वो पता चलता है, और उसका प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर वे में जा रहा है कि नहीं पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक पासबुक। ठीक है, इसके क्यों बैंक और बैंक के पासबुक में और हमारे कैश बुक में, या फिर हमारे कैश बुक में मतलब कैश बुक के बैंक के लेजर में, ठीक है, क्यों डिफरेंस आ रहा है ये पता चलता है। ठीक है, पहले होता है टाइम डिफरेंस, टाइम की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है एरर्स इन एंड ओमिनेशन मेड बाय बिजनेस एंड बैंक। ठीक है, तो उसके डिटेल्स में आगे दिया है, वो हम देखते हैं। टाइम डिफरेंस में क्या होता है कि समझो एक चेक डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, एक चेक हमें मिला है आज 4 तारीख को, 4 दिसंबर को समझो हमें एक पेमेंट मिला है। ठीक है, कितना, 5,000 का पेमेंट मिला है। हमें चेक मिला म्हणजे पेमेंट मिला मतलब रिसिप्ट, हमारे पास पेमेंट आया, बिजनेसमैन को पेमेंट आया। ठीक है, ये रिसिप्ट हो गई है, तो इसकी एंट्री कैश बुक में हो गई। ठीक है, और ये चेक जो है मिला शाम को। ठीक है, तो वो तभी के तभी वहां पे बैंक में जाएगा क्या, नहीं ना, बैंक तो बंद हो चुकी है, तो बैंक में जाएगा कभी दूसरे दिन ही जाएगा। ठीक है, बैंक में गया, ठीक है, 4 तारीख को मिला, और बैंक में कभी गया 5 तारीख को, 5 दिसंबर को। ठीक है, अभी 5 दिसंबर को बैंक में जमा किया, तभी के तभी बैंक में उसकी एंट्री नहीं होगी। बैंक में उसकी एंट्री कब होगी, जब एक्चुअल में वो चेक क्लियर होगा, एक्चुअल में दूसरे के खाते से, सामने वाले पार्टी के खाते से वो जो पैसा है वो अपने खाते में आएगा, तभी उसको ही बोलते हैं चेक क्लियर होना। ठीक है, अगर वो एक्चुअल में जब क्लियर होगा, एक्चुअल में जब वो पैसा जमा होगा आपके खाते में, तभी की डेट आएगी बैंक में। ठीक है, तो ये टाइम के वजह से हो सकता है, इसलिए बोला है टाइम डिफरेंस, क्योंकि कैश बुक में तो उसकी 4 दिसंबर को एंट्री हो गई है, लेकिन बैंक क्या करेगी, समझो 2 दिन बीच में छुट्टी आ गई, तो वो तो दिन कट गए। ठीक है, एक दिन 5 तक तो ऐसे ही चली गई। समझो वो चेक 8 तारीख को क्लियर होगा, 8 डेट को, तो आप तो कहेंगे नहीं नहीं इस तारीख को मेरा तो इतना बैलेंस था, 5,000 ज्यादा बैलेंस था, बैंक के पासबुक में कम बता रहा है। तो ये होता है टाइम डिफरेंस। तो ये टाइम डिफरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। देखो, ट्रांजेक्शन कैनॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक पासबुक एट द सेम टाइम। ठीक है, there is a time gap between the recording transaction in 2 books. For example, when businessman deposit check into the bank for collection, it is
a transaction for him and he immediately records it in cash book. सेम वैसे ही दिया है देखो. On other hand, bank will record in the passbook only after collection of the amount of check. ठीक है, तो इस तरह से होता है टाइम डिफरेंस. नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट देखते हैं एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बैंक और बिजनेस में. इंसान है भाई, गलती तो हो ही सकती है ना. अगर कोई एंट्री है, समझो बैंक चार्जेस काटे हैं, वो उसकी अमाउंट है 540, लेकिन अकाउंटेंट ने आपकी उसकी एंट्री की 450 करके, तो यहाँ पे 100 रुपीज का 9 रुपीज का तो डिफरेंस आएगा ना. 90 रुपीज का डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ फॉल्ट, राइटिंग मिस्टेक या फिर एंट्री की मिस्टेक हो गई है. या फिर कोई जो एंट्री है बैंक की चार्जेस काटे हैं, उसको पता ही नहीं चला हमें कि भाई बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो वो एंट्री हमने की नहीं है. ठीक है, ऐसे हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं ड्यू टू टाइम डिफरेंस और ड्यू टू, ये हमने देख लिया. ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो टाइम डिफरेंस की वजह से हो सकते हैं. देखो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक इशू किया है, समझो सामने वाले पार्टी को हमने 5000 का चेक दिया है, लेकिन सामने वाले पार्टी ने, मतलब बिजनेसमैन ने पार्टी को दिया है. बिजनेसमैन हम ही है ऐसे हम समझते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली जब सोचते हैं ना, तो वो चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठती है. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हम ही वो बिजनेसमैन है. हमने 5000 रुपीज का चेक सामने वाले को दिया है, लेकिन उसने वो बैंक में डाला ही नहीं. ठीक है, हमने तो हमारे अकाउंट से डेबिट कर दिया, पेमेंट साइड में डाल दिया. ठीक है, हमने तो हमारे साइड से वो अमाउंट कट कर दी, हमारा बैलेंस कम हो गया, लेकिन अभी तक उसने बैंक में डाला नहीं है, तो बैंक से पैसा नहीं कटेगा ना. तो इसके वजह से हो सकता है पासबुक और चेकबुक में, कैश बुक में एरर. ठीक है, नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड. हमें चेक मिला 5000, अभी हमने दूसरे को दिया था, अभी हमने समझो 15000 का चेक हमें मिला है. ठीक है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ. नॉर्मली 3 दिन लगते हैं. लेकिन अगर दूसरा कोई कारण है, चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ, तो हमारे कैश बुक में तो 15000 का बैलेंस बढ़ गया है ना. हमने तो एंट्री कर दी, हमारे कैश बुक में तो 15000 ज्यादा बता रहे, लेकिन बैंक जब तक क्लियर नहीं होता चेक, तब तक बैंक में बैलेंस नहीं बढ़ेगा. ठीक है, तो इसके वजह से भी हो सकता है, इस टाइम डिफरेंस के, इस रीजन के पीछे वजह से भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है. नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन दैट अपीयर्स इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक. ऐसे कोई ट्रांजेक्शन होते हैं जो पासबुक में दिखते लेकिन कैश बुक में नहीं होते. कैश बुक में एंट्री कौन करता है? अकाउंटेंट करता है. ठीक है, पासबुक में एंट्री करता है कौन करता है? बैंक का क्लर्क करता है. ठीक है, देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक. बैंक ने कोई इंटरेस्ट क्रेडिट किया कि आपका बैलेंस है, अच्छा, तो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया भाई, महीने का या किसी पीरियड का इंटरेस्ट दे दिया. वो तो बैंक को ही पता होगा ना, जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आएगा या फिर पासबुक नहीं आएगा, तब तक अकाउंटेंट को पता नहीं चलेगा, तो उसको या फिर वो बिजनेसमैन को पता नहीं चलेगा. तो उसका डिफरेंस तो आएगा ना, उसके वजह से पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आ सकता है. नेक्स्ट है डायरेक्ट कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. एट द देखो, as per the standing instruction of the customer, bank can collect interest, dividend, rent, etc. directly from the person concerned and credit that amount. कोई भी पार्टी अगर बैंक को, अगर उस बिजनेसमैन ने इंस्ट्रक्शंस दे के रखी है कि भाई मेरा जो रेंट है या मेरा जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, वो डायरेक्टली कलेक्ट करो, और जो कंसर्न पर्सन है उसे, अगर वो डायरेक्टली अगर बैंक कलेक्ट करेगी तो वो डायरेक्टली बैंक में जमा होगा. द सेम विल बी एंटर्ड इन द कैश बुक ओनली व्हेन द कस्टमर receives the statement and or intimation of the same from the bank. बैंक तभी पता चलेगा जब पासबुक मिलेगा या कोई इंटीमेट या कोई लेटर मिलेगा, तभी पता चलेगा ना वो बिजनेसमैन या फिर कस्टमर को कि भाई मुझे इतना इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है, अभी उसको मुझे ऐड करना है. तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो स्टेटमेंट नहीं मिलेगा. उसकी वजह से पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आ सकता है. नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक. ठीक है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय बैंक. अभी यहाँ पे भी सेम है, बैंक को भी जैसे रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट जो है वो जमा करने का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया रखा है, वैसे भी एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक कैन पे सर्टेन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. कस्टमर को ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि भाई मेरे तरफ से तुम कोई पेमेंट कर दो, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ऐसे जो पेमेंट है ना, तो तुम कर दो, मुझे अभी ये झंझट मारी नहीं चाहिए. अब पेमेंट जितना भी बिल आएगा वो पेमेंट पेड कर दो और मेरे अकाउंट से उसको डेबिट कर दो. ठीक है, कम कर दो.
अभी इसका पता तभी चलेगा जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा। एक्चुअली ये रिकॉर्ड, ये जो ये है वो अकाउंटेंट के पास रहना ही चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो अगर जब तक वो डेबिट नहीं होगा या फिर उसका कुछ लेटर नहीं आएगा या फिर उसका पासबुक स्टेटमेंट नहीं आएगा, तब तक उस कस्टमर को या बिजनेसमैन को जो भी है उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा कटा है। उसकी वजह से भी बैंक और पासबुक में और कैश बुक में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कमीशन चार्ज बाय बैंक। अभी बैंक भी अपने कुछ चार्ज इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। ठीक है, अगर वो उसने बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो नहीं पता चलेगा जब तक पासबुक नहीं मिलेगा या फिर स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एक लोन है, ओडी एक लोन है, उस पे लोन पे अगर कोई लोन पे इंटरेस्ट कटता है, ठीक है, तो वो लोन पे इंटरेस्ट कितना कटा है, क्या कटा है, वो जब तक पासबुक नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। उसके बाद कमीशन बैंक का अगर कोई है तो वो भी कटना जरूरी होता है, तो वो अगर नहीं पता चला तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। तो इसके वजह से भी बैंक बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। When check or bill of exchange discounted with the bank is dishonored, the same debited in the passbook. The same debited in the passbook bank statement but not given effect in the cash book until intimation is received. ठीक है, अगर कोई चेक डिसऑनर हुआ है तो उसको पासबुक में तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन जब तक पता नहीं चल रहा है अकाउंटेंट को, यहाँ पे भी सेम अकाउंटेंट को या बिजनेसमैन को पता नहीं चल रहा है कि भाई मेरा कुछ चेक डिसऑनर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो वो तब तक एंट्री नहीं करेगा जब तक उसके वो स्टेटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो जो ट्रांजेक्शन वो डायरेक्टली वहां से नहीं हुई, अगर वहां से मतलब बिजनेसमैन के यहाँ से नहीं हुई, अगर वहां से होती तो वो पता चलती। ये एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है, मतलब ये चेक अगर डिसऑनर हुआ है तो उसको पता नहीं चलेगा कि भाई मैंने ये चेक डाला था वो डिसऑनर हुआ है या मेरा कोई चेक डिसऑनर हुआ है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है बैंक और पासबुक में डिफरेंस आने का। ठीक है, चेक डिसऑनर होने का मतलब होता है कि चेक, समझो एक 5000 का चेक मैंने दिया है और मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं, ठीक है, या फिर मेरी साइन गलत है या फिर मैंने डेट गलत डाल ली है, कुछ भी मिस्टेक है, वो चेक जो है चेक पे कुछ मैंने ये किया है, डबल राइटिंग किया है, साइन गलत है, ऐसे कुछ भी रीजन से चेक डिसऑनर हो सकता है। कुछ भी मतलब ऐसे कुछ रीजन, पर्टिकुलर रीजन है जिससे चेक डिसऑनर हो सकता है। मतलब वो 5000 का वो चेक का कुछ वैल्यू नहीं है, 5000 रुपए आपने देने को बोला तो 5000 रुपीज बैंक नहीं देगी, या फिर आपने अगर कोई चेक डिपॉजिट किया तो उसका भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, इस अगर ऐसे कोई रीजंस हो तो। चेक डिसऑनर होने का मतलब यही होता है कि चेक गलत होना या चेक नकारना। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक इन द बैंक। ठीक है, देयर आर इंस्टेंस व्हेन डेटर्स डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इन बिजनेसमैन बैंक्स अकाउंट, बिजनेसमैन नॉट अवेयर ऑफ दिस transaction till he received the intimation in the bank statement. In this case, bank records the receipts in customer account, but in the same is not recorded in the business कैश बुक। यहाँ पे देखो, कोई जो डायरेक्ट डेटर है जिससे पेमेंट आना है, समझो 50,000 का पेमेंट मुझे डेटर्स से लेना है, डेटर्स का डेटर्स तो अभी आपको पता ही चल गए होंगे क्या होता है डेटर्स, मतलब जिससे हमें पैसा लेना है। ठीक है, अगर उसने पैसा लेना है और उससे 50,000 डायरेक्टली जाके हमारे अकाउंट में डाल दिए, हमें कुछ बताया ही नहीं कि भाई मैं आप 50,000 रुपीज का पेमेंट करो, अगर चेक आता है तो पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे बताया ही नहीं तो 50,000 रुपीज का पेमेंट उसने कर दिया, तो ये डायरेक्टली अगर बैंक में उसने पैसा डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री बैंक तो करेगी, बैंक तो उसकी रिसिप्ट साइड में कर देगी एंट्री, लेकिन इसको पता नहीं है ना, बिजनेसमैन को पता नहीं कि मेरा 50,000 का पेमेंट आया है, मेरा 50,000 का बैलेंस बढ़ा है, वो उसको तभी पता चलेगा जब उसके पास बैंक स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इट इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया व्हेन एन अकाउंट होल्डर नीड्स टू ट्रांसफर इमीडिएटली। अगर कोई
इमीडिएटली फंड आपको ट्रांसफर करना है तो इसका यूज होता है। IMPS कैन बी यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस सर्विस इज अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज। ठीक है, ये जो IMPS है ना, आप छुट्टी के दिन भी कर सकते हो, छुट्टी के दिन भी ये हो सकता है। अगर अगर किसी को जरूरत है इम्पोर्टेंट मनी की, तो वो इम्पोर्टेंटली पेमेंट भेजना है तो ये सिस्टम यूज होती है। ये देखो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये जो एनईएफटी यूज होता है 2 लाख से नीचे की जो अमाउंट होती है उसके लिए एनईएफटी कर सकते हैं, और 2 लाख के ऊपर की जो अमाउंट होती है उसके लिए आरटीजीएस कर सकते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन ही आप वो अकाउंट ओपन करना वगैरह, आईएफएससी कोड डालना, ये सब करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो ऑनलाइन ही आप पेमेंट कर सकते हो, इसका मतलब चेक का वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है ड्यू टू एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बैंक एंड बिजनेसमैन। ये तो हमने देखा है, बैंक और बिजनेसमैन ने अगर गलत एंट्री कर दी या कोई एंट्री करी ही नहीं है तो उसके वजह से भी बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग रॉन्ग साइड में एंट्री की रिकॉर्ड की है, डेबिट साइड में करना था क्रेडिट साइड में कर दिया, रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट 540 करना था 450 कर दिया, रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग, बैलेंस और बैलेंस ही पहले से ही गलत है, पहले से ही कुछ गलत हुआ है, टोटली गलत है तो डिफरेंस आ सकता है। डबल रिकॉर्डिंग, किसी ट्रांजेक्शन की डबल रिकॉर्ड किया, एक बार 450 काट दिया, दूसरे बार भी और 450 की एंट्री कर दी, उसके बाद ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई एंट्री की ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो हमें फॉर्मेट दिया गया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट, जब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्चुअल में हम कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। अभी तक के लिए ये ठीक है, यहीं पे मैं रुकती हूँ। अभी यहाँ पे हमने सीखा क्या है कि बैंक की जो थियरी है वो हमने देखी है, बैंक की स्टेटमेंट की जरूरत क्यों होती है, क्यों, क्या क्या गलती हो सकती है, बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, वो सब देखा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ समझ में नहीं आया